In this lecture, we will continue the TS diagram. लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? TS डायग्राम, जिसमें एक वेपर डोम होता है, जिसमें सैचुरेटेड लिक्विड लाइंस होती हैं, सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है, 5 इसमें रीजन होते हैं: सबकूल्ड रीजन, सैचुरेटेड लिक्विड रीजन, वेट रीजन, सैचुरेटेड वेपर रीजन एंड सुपर हीटेड रीजन। एक यहाँ पे पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हमने किसी एक लिक्विड को हीट देना स्टार्ट किया। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला जब तक ये इस पॉइंट को लाइन ये वाला जो कर्व है, कांस्टेंट प्रेशर कर्व, ये जब इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन को कट करेगा जिस पॉइंट पे, ये हो जाएगा हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर। तो ये सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे आपका फेस चेंज होता है उसको बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर। ये जिस प्रेशर पे ये चेंज हो रहा है, उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग में ये सैचुरेशन प्रेशर होगा, सॉरी सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। तो ये हो जाएगा सैचुरेशन टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक ये भी सैचुरेशन टेम्परेचर, ये भी सैचुरेशन टेम्परेचर, बीच में भी सारे सारे। उसके बाद में फिर और हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 2। तो ये क्या है? पॉइंट 2 का टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या था? क्रिटिकल पॉइंट, इट इज द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड it is the point at which saturated liquid line and saturated vapor line meet। जहाँ पे saturated liquid और vapor line मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू भी दी हुई है। जो वाटर है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? 374.15 डिग्री सेल्सियस। 374.15 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर में क्या हो जाता है? सैचुरेशन टेम्परेचर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इसकी वैल्यू ये है। इसके करस्पॉन्डिंग में कुछ प्रेशर भी होगा, क्रिटिकल प्रेशर, और उस प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर अगर हम उसको लेके जाते हैं तो फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। उसके बाद आते हैं सब कूल्ड और अंडर कूल्ड रीजन जो है, जो कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लेफ्ट साइड वाला रीजन है। ठीक है, it is a region in which actual temperature is less than the saturation temperature। तो saturation temperature से अगर actual temperature जो है वो उसका कम है saturation temperature से। अगर हमने कहा कि हमारे पास water है, ठीक है, water का saturation temperature 1 बार पे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर temperature 70 है, 80 है, 50 है, 20 है, तो ये सारे, अगर ये सारे जो actual temperature उसका है वो 100 से अगर कम है तो वो कौन से रीजन में आ जाएगा? सब कूल्ड रीजन या अंडर कूल्ड रीजन। ठीक है, अब सब कूल्ड रीजन तो बहुत बड़ा है। उस सब कूल्ड रीजन में कहाँ पे वो पॉइंट लाई करेगा, वो हमें पता लगेगा एक टर्म जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सब कूलिंग। मतलब सब कूल्ड में तो है, बट सब कूल्ड रीजन तो काफी बड़ा है। तो उस सब कूलिंग रीजन में वो कहाँ पे लाई करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं डिग्री ऑफ सब कूलिंग का। डिग्री ऑफ सब कूलिंग क्या होती है? ये सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जिस टेम्परेचर पे वो था, जो हमने पॉइंट 1 मार्क किया उस पे। तो टी सैचुरेशन माइनस T1, इस टर्म को क्या बोलेंगे कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है सैचुरेशन टेम्परेचर का और एक्चुअल टेम्परेचर का, दैट इज डिग्री ऑफ सब कूलिंग। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सब कूलिंग। उसी तरीके से सुपर हीटेड रीजन में भी होता है। इट इज अ रीजन इन विच एक्चुअल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर। तो अगर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी बताया कि 1 बार पे जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है, एक्चुअल टेम्परेचर अगर आपका 120 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कौन से रीजन में होगा? ये हो जाएगा आपका सुपर हीटेड रीजन। ठीक है, तो सुपर हीटेड रीजन भी बहुत बड़ा है। तो सुपर हीटेड रीजन में कहाँ पे होगा, कैसे पता लगेगा? डिग्री ऑफ सुपर हीट से। तो डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग या डिग्री ऑफ सुपर हीट क्या हो जाएगा? क्योंकि T2 बड़ा है यहाँ पे, वो क्या था वहाँ पे? क्या था? सैचुरेशन टेम्परेचर। डिग्री ऑफ सबकूलिंग क्या था? सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस T1। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो सैचुरेशन टेम्परेचर से कम था। तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर ज्यादा था, एक्चुअल टेम्परेचर कम था। दिस इज द डिग्री ऑफ सबकूलिंग। तो डिग्री ऑफ सबकूलिंग, सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस एक्चुअल टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग क्या होगा? डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो इसमें हायर कौन सा है? एक्चुअल टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है।
तो T2 माइनस टी सैचुरेशन, यानी कि सैचुरेशन जो टेम्परेचर है उसको अगर हम माइनस कर देंगे, उसमें से उसको माइनस कर देंगे T2 में से एक्चुअल टेम्परेचर में से, तो ये आ जाएगी डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, कि कितना एक्चुअली वो सुपर हीट, उसको कितना डिग्री तक हमने उसको सुपर हीट किया है। उसके बाद आते हैं वेट रीजन। वेट रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट रीजन क्या होता है? इट इज़ द रीजन इन विच लिक्विड वेपर मिक्सचर एग्जिस्ट। तो जहाँ पे आपका जो फेज है उसमें लिक्विड वेपर मिक्सचर एग्जिस्ट करता है, उस फेज को बोलते हैं वेट रीजन। ठीक है, तो जब भी जो मिक्सचर है वो वेट रीजन में होगा तो वो किस टेम्परेचर पे होगा? सैचुरेशन टेम्परेचर पे होगा। हमेशा जब भी जो मिक्सचर है वो वेट रीजन में जब लाई करेगा तो वो कैसा होगा? विल बी एट सैचुरेटेड टेम्परेचर, सैचुरेटेड टेम्परेचर पे ही वो। उसके बाद था एक टर्म डिग्री ऑफ फ्रैक्शन। डिग्री ऑफ फ्रैक्शन क्या था? देखिए वेट रीजन के अंदर ये वैलिड होता है, डिग्री सॉरी ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो वेट रीजन के अंदर जो है वो वैलिड होता है, वेट रीजन के बाहर ड्राइनेस फ्रैक्शन का कोई रोल नहीं है। मतलब अगर हम बोले सब कूल्ड रीजन में ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, सुपर हीटेड रीजन में ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा कोई मतलब नहीं उसका। ड्राइनेस फ्रैक्शन का रोल सिर्फ किसमें होता है? हमारा वेट रीजन में, जहाँ पे आपका लिक्विड और वेपर मिक्सचर होता है, लिक्विड और वेपर का जहाँ पे मिक्सचर होता है वहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन का रोल होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन को स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। एक और चीज मैंने बताया था, क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटी ऑफ स्टीम भी इसको बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टीम। तो ये क्वालिटी ऑफ स्टीम बताता है, मतलब अगर एक्स की वैल्यू 1 होती है तो क्वालिटी ऑफ स्टीम सबसे अच्छी है, अगर एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो क्वालिटी ऑफ स्टीम डिग्रेड होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि उसमें प्योर स्टीम नहीं है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड वाटर भी है। तो वाटर वेपर क्या होता है ये? अगर किसी वेट रीजन में जो मास है लिक्विड का उसको हम ml से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज द मास ऑफ लिक्विड वाटर, कितना है? ml है। और अगर मास ऑफ जो वेपर में कन्वर्ट हो गया वो mv से हम डिनोट कर रहे हैं। तो मास ऑफ लिक्विड वाटर ml और वेपर का mv से डिनोट कर रहे हैं। तो टोटल मास कितना हो गया? ml प्लस mv। तो ये क्या होता है कि जितना फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया है वेपर में वो होता है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन। मतलब अगर x की वैल्यू 0.6 है, मतलब कि 0.6 जो फ्रैक्शन है या फिर 60% जो मास है वो कन्वर्ट हो गया है आपका वेपर में। अगर x की वैल्यू 0.4 है तो मतलब 40% जो मास है वो कन्वर्ट हो गया आपका वेपर। तो x क्या होता है? मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय द टोटल मास। ठीक है, टोटल मास कितना था? ml प्लस mv। तो मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय द टोटल मास, टोटल मास मतलब लिक्विड का मास प्लस वेपर का मास। इसमें टोटल मास में से जितना वेपर में कन्वर्ट हो गया इन दोनों का रेशियो कहलाता है ड्राइनेस फ्रैक्शन या क्वालिटी ऑफ स्टीम x। और इस x की जो वैल्यू है वो लाई करती है हमारी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। यानी कि जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है इसका कि अगर x की वैल्यू जीरो है मतलब उसमें पूरे का पूरा जो है वो लिक्विड है और वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा। मतलब थोड़ी सी भी हीट हम अमाउंट उसको अमाउंट ऑफ हीट हम ट्रांसफर करेंगे तो वो कन्वर्ट होने लगेगा वेपर में। तो x इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि सैचुरेटेड लिक्विड है, और वहां पे सैचुरेटेड लिक्विड में वेपर का मास कितना होगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वेपर का कोई भी मास नहीं होगा। x इज इक्वल टू 1 का मतलब सैचुरेटेड वेपर है, थोड़ी सी भी हीट अगर रिजेक्ट होती है तो फिर वो वेट रीजन में आ जाएगा। ये वाला x इज इक्वल टू 0 का मतलब सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे होगा, और x इज इक्वल टू 1 का मतलब सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा। x इज इक्वल टू 1 का मतलब, तो वहां पे x इज इक्वल टू 1 पे लिक्विड का मास जीरो होगा और x इज इक्वल टू 0 पे वेपर का मास जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट लिक्विड है और यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट वेपर है। तो जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और ये सिर्फ आपका जो वैलिड होगा वो सिर्फ होगा वेट रीजन में, ये आएगा वेट रीजन में। तो वेट रीजन में वैलिड होगा, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। सब कोल्ड रीजन में या फिर सुपर हीटेड रीजन में इसका कोई रीजन नहीं। ठीक है, तो वेट रीजन में जो इसकी वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे 0 होगी, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे इसकी वैल्यू 1 होगी। उसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा मिक्सचर का। इसको थोड़ा ध्यान समझना, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा मिक्सचर का? देखिए टोटल वॉल्यूम कितना होगा उसका, लिक्विड का वॉल्यूम प्लस
वेपर का वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस इज इक्वल टू लिक्विड का वॉल्यूम। ये किस में चल रहा है ये अभी? अब हम सारे जो डिस्कस कर रहे हैं वो वेट रीजन में कर रहे हैं। वेट रीजन में जहाँ पे लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता है, तो उसमें जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? लिक्विड का वॉल्यूम प्लस वेपर का वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, टोटल मास इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का मास इंटू लिक्विड का वॉल्यूम, और वेपर का मास इंटू वेपर का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो टोटल वॉल्यूम था इसको हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? टोटल वॉल्यूम अपॉन मास। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू मास। ठीक है, ये कैपिटल वी है और ये स्मॉल वी है, यहाँ पे ये स्मॉल वी। ठीक, अब ये जो टोटल मास है, ये टोटल मास क्या है? मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। तो इसकी जगह पे पुट कर दिया मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? ये तो ml और mv, और ml और mv और avv ये जो है इसको एज इट इज ही लिख के रहने दिया। तो यहाँ से जब हम v की वैल्यू निकालते हैं, v क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो ये कितना हो गया? इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ पे इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया और इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया अलग अलग। तो कितना आ गया? ml mv अपॉन ml प्लस mv, ml vv प्लस ml, सॉरी mv vv अपॉन ml प्लस vv। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो टर्म है mv अपॉन ml प्लस mv, ये क्या हो गया? मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? x। और ये वाली जो टर्म है ml अपॉन mv, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ml अपॉन ml प्लस mv। अब क्या करते हैं, इसमें ऊपर में mv ऐड कर देते हैं और mv को ही माइनस भी कर देते हैं। तो mv ऐड कर दिया, mv माइनस कर दिया। अब ये वाला जो टर्म था इसको एक जगह लिख लिया और इसको अलग कर लिया। तो ये क्या हो गया? ml प्लस mv अपॉन ml प्लस mv माइनस mv अपॉन ml प्लस mv। इसको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 माइनस, और ये वाली जो वैल्यू है ये बन गया x, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या बन गई? 1 माइनस एक्स। तो इसकी जगह लिखा हमने 1 माइनस एक्स प्लस वी एल, इसको ऐसे एज इट इज रहने दिया, इसकी जगह x और इसको वी वी, इसको एज इट इज लिखे रहने दिया। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई? इसको हमने जब खोला तो ये v इज इक्वल टू कितना हो गया? देखिए यहाँ पे इसको इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया वी एल माइनस एक्स इंटू वी एल। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया एक्स इंटू वी एल प्लस एक्स इंटू वी वी, इसको ऐसे लिख के रहने दिया। अब ये वाली जो टर्म है इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया। ठीक है, इसमें से जब हमने x को कॉमन ले लिया तो ये वी एल तो एज इट इज लिखा रहने दिया। यहाँ पे आ गया प्लस x कॉमन, वी वी और माइनस वी एल, क्योंकि ये वाला जो टर्म थी वो माइनस में थी, तो माइनस वी एल। ठीक है, अब ये क्या थी? यहाँ पे जो हम लिक्विड और वेपर में इसको कर रहे थे, अब वो हम इसको फ्लूइड और गैस में डिनोट करेंगे, क्योंकि जो इसका यूनिवर्सल लिखने का तरीका है वो फ्लूइड और गैस से लिखने का तरीका होता है। तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वेट रीजन में, जो मिक्सचर वेट रीजन में जो मिक्सचर का स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा? वी एल की जगह पे वी एल की जगह पे वी एफ आ गया है, यानी कि वी एफ और वी एल सेम ही चीज है। तो वी एफ या वी एल ये क्या है? लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लस एक्स इंटू वी जी माइनस वी एफ। वी जी क्या है? जो जितना पोर्शन उसका जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया है उसका वॉल्यूम, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम माइनस जितना लिक्विड में है उसका वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये जो है इसको, ये वाली जो टर्म है वी जी माइनस वी एफ, इसको कंबाइंडली वी एफ जी लिखते हैं। देखिए इसको लिखने का तरीका है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। वी जी माइनस वी एफ को वी एफ जी लिखना है, एफ पहले आएगा जी बाद में आएगा, और अगर कहीं पे वी एफ जी लिखा है उसका मतलब वी जी माइनस वी एफ हो जाएगा। तो दोनों तरीके से ही है, तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी मेथड इसको लिखने का आप यूज कर सकते हैं। तो वी एफ जी इसका मतलब क्या होता है? वी जी माइनस वी एफ। तो उल्टा लिखा जाता है यहाँ पे, एफ जी का मतलब बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में।
ठीक है, तो इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, और इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो v स्मॉल v, अब ये यहाँ से क्या हमने निकाला है कि जो एक मिक्सचर है वेपर डोम के अंदर किसी पॉइंट पे जो मिक्सचर है जहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन x है, तो इस मिक्सचर का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम v होगा वो कितना होगा, यहाँ पे जो कन्वर्ट हुआ है vf, उसका वॉल्यूम, उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय द x, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू vg माइनस vf, vg माइनस vf, इन दोनों का डिफरेंस जिसको हम कंबाइंडली vfg भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सब बहुत ज्यादा इसको यूज कर किया जाता है। दिस इज वैलिड इन द वेट रीजन जहाँ पे लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है। देखो ऐसा हम करते क्यों है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कूल्ड रीजन में जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मिल सकती है, सुपर हीटेड रीजन में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी, लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे भी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जो वेट रीजन बचा जहां पे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो जब तक हमें x पता नहीं होगा कि कितना पोर्शन उसका कन्वर्ट हुआ है वेपर में, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब कोल्ड लिक्विड में तो पूरे का पूरा लिक्विड है, सुपर हीटेड रीजन में पूरे का पूरा वेपर है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे भी पूरे का पूरा लिक्विड है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे पूरे का पूरा वेपर है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं है किसी भी उसकी जो मिक्सचर है उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने में, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? वेट रीजन। तो वेट रीजन के इसलिए हमने इस तरीके की एक इक्वेशन निकाली है जिससे हम वेट रीजन में वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। अब सवाल आता है कि ये वी एफ वी जी है क्या, एक्चुअली वी एफ वी जी है क्या। तो वी एफ और वी जी क्या है यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे कोई टी एस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई टी एस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इस टी एस डायग्राम में ये वेपर ड्रॉम है और यहाँ पे जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू, ठीक। तो यहाँ का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा उसको तो बोलते हैं V1, यहाँ का इसको बोलेंगे V1। यहाँ का इस पॉइंट का जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पे क्या है V1 है, अब यहाँ पे भी V1 यहाँ पे V1, वो डिपेंडिंग ऑन द कि कितना उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ का जो है यहाँ पे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है पूरा, यहाँ भी कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी पूरा पूरा का जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो जब ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे पहुंचता है उस पॉइंट पे इसका जो वॉल्यूम होता है उसको हम डिनोट करते हैं VF से, ठीक है। जब ये यहाँ इस सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होता है इसको हम डिनोट करते हैं VG से, ठीक है। और यहाँ पे जब इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा V2, यहाँ का V1, यहाँ का VF, यहाँ का VG और यहाँ का V2, ठीक है। अब यहाँ पे तो टेम्परेचर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। भाई देखो यहाँ पे V1 होगा, टेम्परेचर से पता लग जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो टेम्परेचर से पता लग जाएगा कि जितना जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी हिसाब से स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी पता लग जाएगा। लेकिन इस रीजन के अंदर तो प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो आपको क्या इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम सब जगह क्या सेम होगा? नहीं होगा। तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट का कैसे डिफरेंशिएट होगा? वो डिफरेंशिएट होगा x से, क्योंकि यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, इस पूरी लाइन में क्या वेरी कर रहा है? x वेरी कर रहा है, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन वेरी कर रहा है। तो ये जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है ये वेरी कर रहा है, इसके बेसिस पे हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम अलग अलग पॉइंट्स पे कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। तो हम करेंगे क्या कि हमें यहाँ इस पॉइंट का मान लो कि स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, तो इस पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन पता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन से हमें पता लग जाएगा कि कितना लिक्विड में कितना लिक्विड है और कितना उसमें वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मुझे जिस टेम्परेचर पे जो वैल्यू होंगी वो टेम्परेचर पे यहाँ इसकी VF की वैल्यू मैं देख लूंगा उस टेम्परेचर पे, और उसी टेम्परेचर पे मैं VG की वैल्यू भी देख लूंगा। अब मुझे जब इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए तो मैं इस पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन यूज करूंगा
और इस पॉइंट का सपोज दिस पॉइंट इज 3, तो V3 में फाइंड आउट कर लूंगा VF यानी कि इस पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लस x इंटू VG इस पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम और माइनस VF इस पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो VF और VG क्या है? इस पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम है VF और इस पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम है VG। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग x होगा, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। मतलब इस लाइन पे कहीं भी हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम की को फाइंड आउट करना है तो VF और VG तो सेम ही रहेंगे, बस डिफरेंट x होता रहेगा। यहाँ पे x 0.2 होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 0.2 पुट कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0.4 होगी तो यहाँ पे x की वैल्यू 0.4 पुट कर देंगे। तो उसी तरीके से हमें अलग अलग पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ से फाइंड आउट कर लिया जाएगा। अब जैसी कंडीशन स्पेसिफिक वॉल्यूम की है वैसी ही कंडीशन एंथैल्पी की भी है, वैसी ही कंडीशन इंटरनल एनर्जी की भी है, वैसी ही कंडीशन एंट्रोपी की भी है। तो जैसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे वैसे इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, एंथैल्पी फाइंड आउट करेंगे और एंट्रोपी भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए हमने लिखा था V इज इक्वल टू VF प्लस एक्स VG माइनस VF। उसी तरीके से H एंथैल्पी क्या हो जाएगी? HF प्लस एक्स HG माइनस HF, जिसको हम HFG लिख रहे हैं। उसी तरीके से ये UG माइनस UF, ये SG माइनस SF, ये हो जाएगा। तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, एंथैल्पी हो, इंटरनल एनर्जी हो या फिर एंट्रोपी हो, ये चारों टर्म हम वेट रीजन में फाइंड आउट करने के लिए इन रिलेशंस का यूज करेंगे। ठीक है, इन रिलेशंस के बिना हमें यहाँ की जो वेट रीजन की जो वैल्यू है वो पता नहीं लग पाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन पे प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? ड्राइनेस फ्रैक्शन। वेट रीजन में कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना ड्राइनेस फ्रैक्शन के हम वहाँ पे कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने देखा कि जो एंथैल्पी है वो वेट रीजन में एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम को वेट रीजन में कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन पूरे जो भी कुछ भी हमने देखा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है या फिर एंथैल्पी, एंट्रोपी या इंटरनल एनर्जी, इनमें इंटरनल एनर्जी का ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं होता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा टर्म्स यूज़ होती हैं वो होती हैं एंथैल्पी और एंट्रोपी। तो आपको मेनली पूरी थर्मोडायनेमिक्स में टीएस डायग्राम के थ्रू एंथैल्पी और एंट्रोपी ही फाइंड आउट करनी है। इंटरनल एनर्जी का तो बिल्कुल रोल जीरो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो है वो 1% है और इनका जो रोल है, एंथैल्पी का जो रोल है वो 60% आप एंथैल्पी यूज़ करेंगे और एंट्रोपी का जो रोल है वो 40% है, या फिर कह सकते हैं कि 39% मान लो। तो 60% आपको एंथैल्पी जो है वो फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि एंथैल्पी आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एंट्रोपी का बहुत ज़्यादा रोल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम का बहुत कम यूज़ होता है और इंटरनल एनर्जी का तो कहीं होता ही, वो तो बाई चांस समझ लो कि 0.001% अगर कहीं यूज़ हुआ तो होगा। तो इसलिए हम मेन जो फोकस करेंगे वो अब एंथैल्पी और एंट्रोपी पे करेंगे। तो एंथैल्पी वेरियस पॉइंट्स पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने एक टीएस डायग्राम बनाया। इस टीएस डायग्राम में ये एक प्रोसेस है जिसमें दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट एफ, एफ डिनोट कर रहा है लिक्विड को, दिस इज पॉइंट 2 जो कि वेट रीजन में है, दिस इज पॉइंट जी, जी क्या डिनोट कर रहा है? वेपर को, और दिस इज पॉइंट 3। तो अब मुझे चाहिए कि 1 पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, जी पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे एंथैल्पी को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले 1 पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं। 1 पॉइंट पे एंथैल्पी कितनी होगी? 1 पॉइंट की जो एंथैल्पी है, देखिए यहाँ पे ये जो है ये वाली टर्म, इस पॉइंट की एंथैल्पी को हम बोलते हैं एच जी और इस पॉइंट की एंथैल्पी को हम बोलते हैं एच एफ। तो जैसे हमने लिया था वी जी माइनस वी एफ, तो इन दोनों का डिफरेंस स्पेसिफिक, वैसे ही हम लेते हैं एच जी माइनस एच एफ, लेकिन इसका एक खास मीनिंग है। एच जी माइनस एच एफ का एक खास मीनिंग है, और एच जी माइनस एच एफ क्या होती है? दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि फेस चेंज करने के लिए या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितनी हीट की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे देखिए, इनिशियल एंथैल्पी थी उसकी एच एफ, फाइनल एंथैल्पी होगी उसकी एच जी,
तो कितनी हमने हीट उसको ट्रांसफर करी, जितनी उसकी एच जी माइनस एच एफ, और एच जी माइनस एच एफ क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो अब हमें वन पॉइंट की एंथैल्पी को फाइंड आउट करना है। सॉरी, वन पॉइंट इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला वन पॉइंट नहीं है, दिस इज पॉइंट एफ, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू एंड जी एंड थ्री पॉइंट। ठीक है, तो वन पॉइंट का मतलब, वन पॉइंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट की, जी पॉइंट की एंथैल्पी, ये हम फाइंड आउट करेंगे जी पॉइंट की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी। इस पॉइंट की जो इस पॉइंट की जो एंथैल्पी है दिस इज एच एफ, और दिस पॉइंट की एंथैल्पी एच जी। तो इस पॉइंट की जो एंथैल्पी होगी वन पॉइंट की, वो तो एच जी ही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई वो नहीं है। उसके बाद आते हैं एच टू, टू पॉइंट कहाँ पे है, वेट रीजन में। तो वेट रीजन की एंथैल्पी कितनी होगी, जितना उसका टू पॉइंट पे हमें ड्राइविंग फ्रैक्शन चाहिए होगा। वेट रीजन की एंथैल्पी या कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो हम बिना ड्राइविंग फ्रैक्शन के नहीं फाइंड आउट कर सके। तो टू पॉइंट कहाँ पे है इसमें, टू पॉइंट वेट रीजन में है। तो वेट रीजन की जो एंथैल्पी है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एच एफ प्लस एच एक्स एच एफ जी। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट एच थ्री, थ्री पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बाकी क्या है इसमें जो है, बाकी पॉइंट तो आप समझ ही चुके हैं। वन पॉइंट की एंथैल्पी एच एफ, ये तो डायरेक्टली पता चल जाएगी। टू पॉइंट की एंथैल्पी वेट रीजन में है, अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि टू पॉइंट की कितनी हो जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है जी, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन पे है, इसको भी हमें डायरेक्टली एच जी की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये थ्री पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इसको सपोज हमने फोर पॉइंट ले लिया, तो ये वाला जो पॉइंट है और ये जो थ्री पॉइंट है, इसकी एंथैल्पी निकालने के लिए स्पेशली हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं हम थ्री पॉइंट की एंथैल्पी। थ्री पॉइंट की एंथैल्पी कितनी होगी, देखिए थ्री पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट की एंथैल्पी हमें पता है यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट जी। तो इस पॉइंट की एंथैल्पी एच जी, हमें चाहिए इस पॉइंट की, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने कितना हीट ट्रांसफर किया, उसको अगर हम जी में ऐड कर देंगे तो हमें इस पॉइंट की एंथैल्पी मिल जाएगी। सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास 100 रुपए थे, ठीक है, आज के दिन तुम्हारे पास 100 रुपए थे, और तुम्हें यहाँ पे मैंने 25 रुपए और दे दिए, तो कितने हो गए, 125। तो उसी तरीके से यहाँ की एंथैल्पी हमें पता है, उसमें कितनी और ऐड की अगर वो हमें पता लग जाएगी तो थ्री पॉइंट की एंथैल्पी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो जो ऐड की है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सीपी, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो वन पॉइंट की एंथैल्पी तो एच जी थी, ये तो हमें पता थी, इसमें हमें ऐड करनी है जितनी हमने एंथैल्पी उसको गिवन दी है। और ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर है प्रोसेस है, पूरे का पूरा मैंने बताया भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो एच जी से लेके और टी थ्री तक पहुंचने के लिए, या फिर एच थ्री तक पहुंचने के लिए कितनी हीट उसका ट्रांसफर होगा, कितनी हीट हमने दी, कैसे निकालेंगे उसको, एम सी पी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, टेम्परेचर उसका टी थ्री और माइनस टी सैचुरेशन, सैचुरेशन टेम्परेचर था ना जी पे, तो सैचुरेशन टेम्परेचर पर यूनिट मास में अगर हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई एम, यानी कि स्मॉल क्यू इज इक्वल टू सी पी टी थ्री माइनस टी सैचुरेशन। ठीक है, जिसको हम एंथैल्पी से डिनोट करते हैं एच। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा एच है ये कितनी हो जाएगी, सीपी डेल्टा टी। तो सीपी यहाँ पे किसकी होगी, वेपर की होगी। यहाँ पे जो सीपी होगी वो वेपर की होगी, क्योंकि वेपर जब गैस फॉर्म में होता है तो फिर प्रोसेस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट प्रेशर होगा, इसीलिए सीपी आया है। तो सीपी ऑफ वेपर टी थ्री माइनस टी वन, या टी वन जो है वो क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर। तो टी थ्री को सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस सेचुरेशन टेम्परेचर, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एच थ्री कितना होगा। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे ये वाला जो फोर पॉइंट है इसकी एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं। जो फोर पॉइंट है यहाँ पे, ये इसकी एंथैल्पी भी यहाँ से इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे इस पॉइंट की एंथैल्पी में से अगर ये वाली जो हीट हमने रिमूव की है ये माइनस कर देंगे तो इस पॉइंट की एंथैल्पी आ जाएगी। तो यहाँ से देखें हम, अगर H4 कितना होगा, एच एफ माइनस डेल्टा एच, मतलब यहाँ पे देखिए ये 100 रुपए थे, 25 और दे दिए तो 125 हो गए। यहाँ पे आपके पास 50 रुपए थे, उसमें से 10 रुपए और निकाल लिए तो 40 बचे। ठीक है, या फिर उल्टा चलेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितने थे, 40, 40 में 10 ऐड करें 50 हो गए, 50 में 50, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 50, 50 और ऐड करें यहाँ पे 100 हो गए, 100 में 25 और ऐड करें 125 हो गए।
ठीक है। तो एच एफ, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है, इस पॉइंट पे हमें पता है कि हमारे पास 50 रुपए थे, तो माइनस उसमें से 10 करेंगे। अब ये जो 10 है डेल्टा एच, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? H4 इज इक्वल टू एच एफ माइनस में Cp टी सैचुरेशन माइनस T4। ठीक है। तो Cp डेल्टा टी से ये वाला डेल्टा एच हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करना है HF में से, यहाँ पे Hg में प्लस करना है। तो इस तरीके से सबकूल्ड रीजन में एंथैल्पी कितनी होगी और सुपर हीटेड रीजन में एंथैल्पी कितनी होगी, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से एंट्रोपी पे आ जाते हैं, लेकिन एंट्रोपी के फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट है। इनको वन पॉइंट की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, सॉरी एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, 1 पॉइंट यानी कि जी पॉइंट जो हमने लिया था, तो जी पॉइंट की कितनी हो जाएगी, एस एफ प्लस डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, जब वो फेस चेंज हो रहा था उस ड्यूरेशन में कितनी एंट्रोपी चेंज हुई। अब देखो, जब फेस चेंज हो रहा था तब तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए तो डी क्यू बाई टी होता है सीधे सीधे। ठीक है, कितना था, सैचुरेशन टेम्परेचर था भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर ही तो होता है जिसमें फेस चेंज होता है। ठीक है, तो जितनी हीट उसमें सप्लाई की, यानी कि, और हीट कितनी सप्लाई की वहां पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय सैचुरेशन टेम्परेचर, एसएफ में अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा एस जी, यानी कि जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है वहां पे जितनी भी एंथैल्पी होगी। ठीक है, और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये क्या है, एच जी माइनस एच एफ है। तो एच जी माइनस एच एफ को क्या लिखते हैं, एच एफ जी। तो ये कितना हो गया, 1 पॉइंट की एंथैल्पी या जी पॉइंट की एंथैल्पी ये हो गई एस एफ प्लस एच एफ जी अपॉन सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर वेट रीजन में होगा तब तो डायरेक्टली निकाल लेंगे, एस टू इज इक्वल टू एस एफ एक्स एस एफ जी से। ठीक है, अब अगर सुपर हीटेड रीजन में होगा तो सुपर हीटेड रीजन की एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, देखो जी पॉइंट पे जितनी एंथैल्पी थी प्लस डेल्टा एस कर देंगे, लेकिन डेल्टा एस में तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए इस वाले डेल्टा एस में क्या है कि एस जी के बाद कितनी हमने हीट सप्लाई की, बट इस ये वाली जो हीट सप्लाई है दिस इज सेंसेबल हीट, और वो पहले वाली जो थी वो थी फेस चेंज में, वो थी लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो सीधे सीधे हमने डी क्यू बाई टी कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फिर कितनी हीट हमने सप्लाई की, डी एच डिवाइडेड बाई टी। तो क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, टी सैचुरेशन से T3 सुपर हीटेड तक, T2 क्या है सैचुरेशन टेम्परेचर, T3 क्या है उसका सुपर हीटेड टेम्परेचर। तो Cp जितना भी जिस टेम्परेचर से जिस टेम्परेचर तक उसको किया है, तो DH Cp dt बाई टी, इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा एस जी सी पी, और ये 1 अपॉन टी का हो जाएगा एल एन टी, 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा एल एन टी, और जो लिमिट है वो है T2 से T3। जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा T3 अपॉन T2। तो Cp ln, ये T3 मैंने बताया सुपर हीटेड टेम्परेचर और T2 सैचुरेटेड टेम्परेचर। ठीक है, तो S3 कितना हो जाएगा, यानी कि सुपर हीटेड पॉइंट पे जो एंथैल्पी है S3 वो कितनी हो जाएगी, Sg प्लस Cp ln सैचुरेशन टेम्परेचर, सॉरी सुपर हीटेड टेम्परेचर अपॉन सैचुरेशन टेम्परेचर, दिस इज द एंथैल्पी। और उसी तरीके से सब कोल्ड रीजन में कर देंगे। सब कोल्ड रीजन क्या था, S4, S4 कितनी हो जाएगी, SF माइनस Cp ln। ठीक है, ये वाली जो टर्म हमें पॉजिटिव रखनी है, तो यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर ऊपर आएगा और सब कोल्ड रीजन में जो टेम्परेचर था T4 वो नीचे आएगा। तो ये सब कोल्ड रीजन में S4 और सुपर हीट रीजन में S3। देखो बाकी जो पॉइंट्स हैं उनकी एंथैल्पी तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एंथैल्पी एंट्रोपी पॉइंट एस एफ पॉइंट की, जी पॉइंट की या वेट रीजन में डायरेक्ट फार्मूला है। दिक्कत ये जो हमने किया है वो सिर्फ सब कोल्ड रीजन में और सुपर हीटेड रीजन में फाइंड आउट करने के लिए किया है। तो दिस इज सुपर हीटेड रीजन में ये हो जाएगी और सब कोल्ड रीजन में ये हो जाएगी एंट्रोपी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जैसे हमने टी एस डायग्राम पे देखा, एक पॉइंट जो सैचुरेटेड वेपर लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन को ज्वाइन करता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, उसी तरीके से एक और इसमें पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन ज्वाइन करती हैं, या फिर जहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एच एफ जी जो है वो
जीरो हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। उसी तरीके से यहाँ पे एक और पॉइंट का महत्व है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ये जो ट्रिपल पॉइंट है ये हमें दिखाई देगा प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में, यानी कि पीटी डायग्राम पे। तो पीटी डायग्राम पे ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। इसका क्या महत्व है? ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट इज ए पॉइंट जहां पे आपका जो सॉलिड है प्लस लिक्विड है प्लस वेपर है, ये तीनों फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर ये तीनों फेज इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है कि सॉलिड लिक्विड बनने की कोशिश नहीं करेगा, वेपर लिक्विड बनने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। सॉलिड सॉलिड रहेगा, लिक्विड लिक्विड रहेगा और वेपर वेपर रहेगा, और तीनों फेज एक साथ हो सकते हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो जो आपने देखा टेम्परेचर की जो हम डेफिनेशन निकालते हैं केल्विन की, उस समय पे मैंने बताया था कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से इसकी जो डेफिनेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट में जो कर्व्स हैं, ये एक कर्व होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व। और ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। तीसरा जो कर्व है उसको बोलते हैं वेपराइजेशन कर्व। ठीक है, तो दिस इज फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व सब्लिमेशन कर्व के बीच में वो कैसा रहेगा? सॉलिड रहेगा। फ्यूजन कर्व, सब्लिमेशन कर्व और वेपराइजेशन कर्व के बीच में कैसा रहेगा? वेपर रहेगा। फ्यूजन कर्व और वेपराइजेशन कर्व के बीच में कैसा रहेगा? लिक्विड रहेगा। लेकिन जहां पे ये तीनों कर्व एक साथ मिलेंगे वहां पे तो सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा और वेपर भी रहेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रिपल पॉइंट कि यहाँ पे तीनों जो फेज हैं वो एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ट्रिपल पॉइंट की कुछ वैल्यू होती है जो हमने टेम्परेचर की, केल्विन की डिफाइन करने के लिए हमने यूज भी की थी। ठीक है, तो ये देखिए ट्रिपल पॉइंट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 0.01 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना होना चाहिए? 0.006 बार। मतलब इतना प्रेशर पे इतना टेम्परेचर अगर हम मेंटेन कर लेंगे तो उस टेम्परेचर और प्रेशर पे आइस, लिक्विड वाटर और वेपर तीनों एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल में हम रखेंगे, इसी टेम्परेचर पे रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू है 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होना चाहिए 0.006 बार, इस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो आइस, लिक्विड और वेपर है वो तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। अब आता है गिब्स फेज रूल। ये क्या होता है? गिब्स फेज रूल होता है F प्लस पी माइनस सी इज इक्वल टू 2, जहाँ पे F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, P क्या है? फेजेस, और C क्या है? कंपोनेंट। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी कि जो F की वैल्यू है वो होती है 0। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम F प्लस फेज कितने हैं ट्रिपल पॉइंट पे? तीनों फेज है। कंपोनेंट, कंपोनेंट तो एक ही है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 3 - 1 और ये भी इधर आ जाएगा तो F प्लस 3 - 1 -2 इज इक्वल टू 0। -3 - 2 ये हो जाएगा -3, ये कैंसिल हो जाएगा तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो गिब्स फेज रूल से डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट पे जो होती है वो 0 होती है। उसके बाद आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायग्राम हैं, ये जैसे कि आपका PS डायग्राम है। इसमें जो वेपर डोम है वो इस तरीके का होगा। वेपर डोम के स्लोप अलग अलग हो जाते हैं। ये PT डायग्राम है, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का डायग्राम आएगा PT डायग्राम। उसके बाद PS डायग्राम हमने स्टडी कर ही लिया। PVV डायग्राम जो होगा वो इस तरीके का होगा। ये सब इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस किसका है? सिर्फ TS डायग्राम का है और पीएच डायग्राम का है। पीएच डायग्राम इस तरीके का, उसमें जो वेपर डोम है वो इस तरीके से बनता है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है। और इस पीएच डायग्राम का एक अलग नाम भी है जिसको बोलते हैं मोलियर चार्ट या मोलियर डायग्राम। ठीक है, तो ये हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम। तो इसमें सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट हैं, आपका टीएस डायग्राम और ये पीएच डायग्राम। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे सिर्फ टीएस डायग्राम का ज़्यादा है। 70% 80% जो रोल है वो टीएस डायग्राम का है, 20% जो रोल है वो पीएच डायग्राम का है।
पीएच डायग्राम को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। टीएच डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है और बाकी के जो डायग्राम्स है उनका कोई भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है।